कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से पहले रेप में कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। 14 अगस्त को इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह दावा किया है कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg श्रीमन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। शरीर के निशान भी क्रूरता में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना 9 अगस्त की सुबह एक अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया। हालांकि बाद में महिला डॉक्टर के पिता और मां की शिकायत के बाद इस मामले में रेप और मर्डर का केस दर्ज किया गया। जांच अब सीबीआई के पास है। कोलकाता पुलिस की जांच के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया है। पुलिस की पूरी जांच इसी थ्योरी के इर्द गिर्द है। हालांकि 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार गला दबाने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था, जिससे वह चिल्ला ना सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। आइए बारीकी से इस घटना को देखते हैं। तारीख 9 अगस्त, समय सुबह के सुबह 6 बजे एक शख्स जूनियर डॉक्टर की लाश को देखता है तो वह चीखता है और वहां मौजूद पूरा स्टाफ क्राइम सीन पर इकट्ठा हो जाता है और लोग ये पहचान कर लेते हैं कि लाश किसकी है। इसके बाद वहां मौजूद एक सीनियर 1 घंटे बाद यानी 7 बजे इस अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सर, यहाँ सेमिनार हॉल में एक लाश पड़ी है जो एक ट्रेनी डॉक्टर की है। उसके बाद संदीप घोष कहते हैं कि ठीक है, मैं आता हूँ। संदीप घोष का घर फूल बागान में है। फूल बागान से अस्पताल पहुंचने में 20 से 30 मिनट लगता है, पर क्योंकि सुबह का समय था तो संदीप घोष को कुछ समय और लगता है और वह सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंच जाते हैं और लाश को देखते हैं और वहां मौजूद लोगों से और जानकारी लेते हैं। उसके बाद वो अपने केबिन में चले जाते हैं। अब तक इन सब चीज़ों में 9 बज चुका था और 9 बजे संदीप घोष पुलिस को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में लाश पड़ी है। 6 बजे लाश को सबसे पहले देखा गया और 9 बजे पुलिस को खबर जाती है। यानी इन सब में 3 घंटे लग जाते हैं और इन 3 घंटों में क्राइम सीन पर सब लोग घूमते रहते हैं। ऐसे में क्राइम सीन पर मौजूदा सबूतों जैसे फिंगरप्रिंट्स, जूतों के निशान, सब कुछ तहस नहस हो गए, क्योंकि अपराधी के जूतों के निशान के साथ साथ वहां के स्टाफ के जूतों के निशान सब मिक्स हो गए। वहां मौजूद स्टाफ कहीं भी हाथ लगा रहा था, किसी भी सामान को उठाकर देख रहा था, तो ऐसे में अपराधी के फिंगरप्रिंट्स के साथ स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स भी मिक्स हो गए और इस तरह कुछ सबूत अपने आप तहस-नहस हो गए। ऐसे में इतनी विप घटना होने के बाद भी पुलिस को खबर करने में 3 घंटे क्यों लगे? जब लाश को 6 बजे देखा गया तभी पुलिस को खबर क्यों नहीं किया गया? अगर ऐसा किया जाता तो पुलिस क्राइम सीन को आकर प्रोटेक्ट करती, जिससे सबूत बचे रहते, जिससे हमें यह और अच्छे से पता लग जाता कि क्या संजय रॉय अकेला था या उसके साथ कुछ और लोग थे। अगर कुछ और लोग थे तो वो कौन लोग थे? तारीख 9 अगस्त, समय सुबह 6 बजे घटना का पता चला था, पर अब तक ट्रेनी डॉक्टर के घर अस्पताल की तरफ से कोई फ़ोन नहीं किया गया। सुबह 10:05 पर अस्पताल की तरफ से एक शख्स ट्रेनी डॉक्टर की मां को फ़ोन करता है और कहता है, मैं आरजीकर अस्पताल से बोल रहा हूँ, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप फटाफट अस्पताल आ जाइए। और इतना कहते ही फ़ोन कट जाता है। ट्रेनी डॉक्टर की मां ये सब सुनते ही घबरा जाती है और वापस उसी नंबर पर कॉल बैक करती है और कहती है कि अभी आपका फ़ोन आया था, क्या हुआ? मेरी बेटी को अस्पताल की तरफ से जवाब आता है कि हम अभी आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, आप फ़ौरन अस्पताल आ जाइए। और फिर फ़ोन कट जाता है। माँ तीसरी बार उसी नंबर पर फ़ोन करती है। इस बार अस्पताल की तरफ से जवाब आता है कि मैं अस्पताल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ, आपकी बेटी ने आप जितना जल्दी हो सके अस्पताल आ जाइए। ट्रेनी डॉक्टर की माँ इतना सुनते ही घबरा जाती है। वह अपने पति को यह सब बताती है और ट्रेनी डॉक्टर की माँ और पिता 12 बजे अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही संदीप घोष उनके पास आते हैं और दिलासा देते हैं। माँ लगातार ये कहती रहती है कि मुझे मेरी बेटी को देखना है।
डॉक्टर की तरफ से जवाब आता है, अभी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त तक ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी इसी आरजी कर अस्पताल के मोर्चरी में जा चुकी थी। इतनी भयावह घटना एक बेटी के साथ होती है, पर उसके माँ बाप को बेटी की लाश देखने के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। 12 बजे माँ बाप अस्पताल आए थे और अब 3 बज चुके थे, पर बेटी को अब तक नहीं देख पाए और डॉक्टर सिर्फ यही दिलासा दे रहे थे कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अब 3 बजे जब डॉक्टर्स को लगा कि अब बॉडी को दिखाना ही पड़ेगा, तो वह ट्रेनी डॉक्टर की मां को मोर्चरी में लेकर जाते हैं। मां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी को देखती है। आंखों से खून का रिसाव, होठों से खून का रिसाव, तन पर सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा, शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जिस पर जख्म ना हो। मां को समझ आ जाता है कि यह सुसा नहीं, यह मर्डर है। मां मोर्चरी से बाहर आती है और सबको बताती है कि यह सुसा नहीं, यह मर्डर है। अस्पताल के छात्र अस्पताल के अंदर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और बात धीरे धीरे आग की तरफ फैलने लगती है। अब जैसे आपने एक कहानी सुनी कि उसके बाद पुलिस आती है, संजय रॉय नाम के एक आदमी को उठाती है और कहती है कि यही कातिल है, क्योंकि मौके से इसका ब्लूटूथ मिला है और उस दिन ये शराब के नशे में था और सेमिनार हॉल में जाता है और इसी ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। अब संजय रॉय चारों तरफ खबरों में छा जाता है। अब तक ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो चुका था, तो पुलिस अंतिम संस्कार की तैयारी करती है और ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी को लेकर सभी बड़े अधिकारियों के साथ ट्रेनी डॉक्टर के घर के पास मौजूद शमशान में पहुंच जाती है। पर अभी उस शमशान में 3 लाशें लाइन में थीं और चौथा नंबर ट्रेनी डॉक्टर का था। पर पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सोचती है कि 3 लाश के बाद नंबर आएगा तो काफी समय लग जाएगा, और पुलिस वहां के केयरटेकर से बात करती है और बॉडी का जल्दी से अंतिम संस्कार कराने की बात होती है। केयरटेकर मान जाता है और उन 3 लाशों को छोड़कर पहले ट्रेनी डॉक्टर की लाश का अंतिम संस्कार करा देता है। पुलिस के अनुसार ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि लोग बॉडी के साथ धरना प्रदर्शन ना करने लगे। अगर ऐसा हुआ होता तो मामला हाथ से निकल जाएगा, और पुलिस के अनुसार उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के माँ बाप से परमिशन लेकर ही ऐसा किया था। अब तक धरना प्रदर्शन बड़ी संख्या में होने लगा था और आनन फानन में ममता बनर्जी कहती हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर फैसला होना चाहिए और दोषी को फांसी होनी चाहिए। और वह कहती हैं कि हम तो चाहते हैं कि संडे यानी 18 तारीख को दोषी को फांसी हो जाए। ऐसे में यहाँ से राजनीति शुरू हो जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी दोषी को 1 हफ्ते के अंदर फांसी नहीं दी जा सकती। पहले पुलिस जांच करती है, फिर लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ कितना समय लगता है ये तो हम सब निर्भया केस से ही जान चुके हैं। ऐसे में यह कहना कि हम 1 हफ्ते में फांसी दे देंगे, ये राजनीति नहीं तो और क्या हो सकता है। अब तक पुलिस की जांच चल ही रही थी कि कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और कुछ सवाल कोर्ट के सामने रखते हैं। जैसे अगर घटना उसी अस्पताल में हुई तो पोस्टमार्टम भी उसी अस्पताल में क्यों किया गया, दूसरे सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं किया गया, ताकि उसकी निष्पक्ष जांच होती। 7 बजे जब प्रिंसिपल को इस घटना का पता लगा तो उन्होंने 7 बजे से 9 बजे के बीच किस किस से बात की, और इन वाजिब सवालों को सुनकर हाई कोर्ट ने कहा कि अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी। अब इस केस को सीबीआई देख रही है। पर इससे पहले पुलिस सबसे पहले सेमिनार हॉल में पहुंची थी, जहां उन्हें संजय रॉय का नेक बैंड मिला था, और पुलिस के हिसाब से तो केस वहीं खत्म हो गया था। पर बीच में ही एक डॉक्टर ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम में लिखा है कि 150 एल वाइट फूड मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉडी में वाइट फ्लीट कई तरीकों से पाया जा सकता है। डॉक्टर का कहना यह था कि एक एवरेज इंडियन मैन का जो श्रीमन होता है वो 5 ml होता है, तो यहाँ 150 मिलीलीटर कैसे? डॉक्टर के अनुसार ये गैंग रेप की तरफ इशारा करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता लग सकता है। लेकिन बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने आरजी करण अस्पताल को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आरजी करण मेडिकल कॉलेज में मानव अंगों की चल रहा है। लॉकेट चटर्जी ने बताया कि या तो यहाँ से कोई कभी कूद जाता है या कभी कोई सुसाइड करता है। यहाँ ऐसी चीज़ें अक्सर ही देखने को मिल जाती हैं। सब में एक ही चीज़ कॉमन होती है कि यहाँ पर हर घटना में संदीप घोष का नाम ज़रूर आता है। संदीप घोष जिन पर उंगलियां उठीं और जो इस अस्पताल के प्रिंसिपल थे, उन्हें कोलकाता पुलिस ने जब पूछताछ के लिए समन भेजा तो वह पहुंचे ही नहीं, और वापस कोलकाता पुलिस ने उन पर कोई दबाव भी नहीं बनाया। ऐसा क्यों और कैसे,
ये सब तो सीबीआई ही बताएगी। ये केस सीबीआई देख रही है और सीबीआई को ज़रूरी सवालों के जवाब तलाशने हैं। जैसे, क्या संजय रॉय ने उस रात नशे में चूर होकर इस घटना को अंजाम दिया? क्या उस रात संजय रॉय अकेला था? अगर संजय रॉय के साथ कुछ लोग और थे तो वह कौन थे? ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर जख्मों के निशान कैसे आए? क्या यह घटना सेमिनार हॉल में ही हुई या बॉडी को वहां लाकर डाला गया? सेमिनार हॉल के बाहर अचानक कंस्ट्रक्शन का काम कैसे शुरू हो गया? सेमिनार हॉल के अंदर जो लोग भीड़ लगाकर गए वो क्या सिर्फ यह खबर सुनकर गए या कहीं सबूत मिटाने के मकसद से तो नहीं गए? सबूत टाना हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि घटना स्थल को सील नहीं किया गया, सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया, वहां सीसीटीवी भी नहीं है। ऐसे में सीबीआई के लिए मौके से सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। घटना की रात अस्पताल में 5 लोगों की ड्यूटी थी। पोस्टमार्टम के आधार पर डॉक्टर भी घटना में 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की पहली चुनौती यह पता लगाना होगा कि इस घटना में कितने और कौन लोग शामिल हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिले तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपको अभी तक क्या समझ आया? केस किस तरफ जा सकता है? आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।